नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए है जो बहुत परेशान हैं कि स्कूल बंद हो चुके हैं और कोरोना की वजह से सभी लोग घर पे हैं। हम बच्चों को ट्यूशन्स भी नहीं भेज पाते और अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो हम सभी में एक डर है कि हम घर पे रह के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि हम तो खुद ही इतने व्यस्त हो गए हैं, बिजी हो गए अपनी डेली लाइफ में कि रोज़ हमारे काम इतने बढ़ गए हैं कि हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अब टाइम भी बहुत कम रहा है। तो मेरा आज का वीडियो इसी विषय पे बना हुआ है दोस्तों, और इसमें कुछ ऐसी बातों को बताया गया है जिससे आप अपने बच्चों को घर में आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो आसानी से देखने को मिलते रहे। और आखिरी में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो विषय है आज का कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो उस सब चीज़ों को करने से पहले या कोई भी चीज़ हम बच्चों से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक टाइम टेबल जो है बनाना पड़ेगा। और ये टाइम टेबल वैसा नहीं जैसे कि स्कूल में होता है कि टेबुलर फॉर्म में टाइम टेबल हो जिसमें डेज के नेम हो या हमें पीरियड लगाने, ऐसा कुछ नहीं मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं एक आपको सिंपल सा टाइम टेबल, दैट मीन्स वो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है बच्चों के बीच में और आपके बीच में। ज़रूरी नहीं कि आप उसे ड्रॉ करके ही बनवाएं, आप ड्रॉ भी करवा सकते हैं बच्चे से या फिर आप खुद भी बना सकते हैं और उनकी अलमीरा पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ बच्चे डेली उस चीज़ के पास जाते हैं वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम टेबल में क्या करना है आपको, उस टाइम टेबल में आपको कुछ चीज़ें फिक्स टाइमिंग पे रखनी होगी। कभी अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो एक अलग चीज़ है कि उस टाइम टेबल को वो इग्नोर कर रहा है, लेकिन नॉर्मली आप उसको एक टाइम पीरियड पे काम करने के तरीके बताइए। जैसे कि सुबह जागने का टाइम, जी हाँ, वेकअप टाइम आप अपने बच्चे का जल्दी रखिए कि आप भी जल्दी उठें और बच्चा भी जल्दी उठे। उससे क्या होगा, अगर हम बच्चे को जल्दी जगाते हैं तो बच्चा पूरे दिन एक्टिव रहता है। अब कई बार क्या हो रहा है, जैसे बच्चों को स्कूल नहीं जाना, पीछे लॉकडाउन था और बच्चे घर पे ही थे और अभी भी हॉलीडेज़ की वजह से बच्चे घर पे ही है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी जगह बंद हो गई हैं। तो बच्चे अपना आराम से 10 बजे 11 बजे सो के उठते हैं और उनको पूरे दिन आलस सा रहता है। तो आप बच्चे का एक टाइम फिक्स करिए, आप बच्चे को जल्दी ही उठने को बोले। 7 बजे नॉर्मली आप उसे उठा दीजिए, अगर वो और भी जल्दी उठ सकता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी जागने से क्या होगा, जल्दी जागने से उसके अंदर पूरे दिन आलस नहीं आएगा। जल्दी जागने से उसको ऐसा लगेगा कि सारे दिन उसमें आलस नहीं आ रहा, वो एक्टिव रहेगा। तो ये चीज़ें फ़ायदा होती हैं जल्दी उठने से। उठने के बाद उसे फ्रेश होने दीजिए अच्छे से और फिर उसको आप अपने साथ योगा टाइम बना लीजिए कि उसमें आपको भी, जी हाँ, आपको भी बच्चे के साथ योगा करने का टाइम निकालना पड़ेगा। वो अकेले योगा नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें डेली एक टीचर की तरह इंस्ट्रक्ट करेंगे कि नहीं आपको करना है तो नहीं करेंगे। आपको प्यार से साथ में मिलके बच्चों के साथ योगा करना पड़ेगा। योगा करने के लिए आप छत पे भी जा सकते हैं, सुबह फ्रेश एयर होती है, और आप रूम में भी, जो भी रूम आपका बालकनी के पास है या वो एरिया जो बालकनी के आसपास है, वहाँ पे बैठ के आप बच्चे के साथ उसको योगा सिखा सकते हैं, योगा कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद नहाने का, ब्रेकफास्ट करने का, जो भी टाइम आप फिक्स करना चाहते हैं मॉर्निंग में, और जब बच्चा ब्रेकफास्ट कर लेता है अच्छे से, और लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ब्रेकफास्ट में आप बच्चों को हेल्दी फूड दीजिए क्योंकि कोरोना चल रहा है। हमें बच्चों का इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें उनको ऐसी चीज़ें खाने के लिए देनी चाहिए जिससे वो और भी ज़्यादा उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। आप उन्हें स्प्राउट्स दीजिए। आप जब भी उनको दूध देते हैं बॉईल करके, या बच्चा कुछ और चीज़ पी रहा है तो अगर आपको लगता है कि इसमें तुलसी की पत्तियां आप लोग डाल सकते हैं तो आप तुलसी की लीफ उसके साथ बॉईल कीजिए, दूध को छान के आप उनको दे सकते हैं। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करवाने के बाद आप बच्चों को थोड़ा सा लर्निंग वर्क दीजिए।
10 से 11 बजे के आसपास सुबह के टाइम, और भी थोड़ा जल्दी हो सकता है। उससे क्या होगा, लर्निंग वर्क अगर हम सुबह देते हैं तो बच्चा इजीली उस वर्क को लर्न करता है, क्योंकि अभी तक उसने पढ़ाई नहीं करी, और जो भी आप उसे वर्क देंगे वो जल्दी करेगा, क्योंकि फ्रेश माइंड बच्चा होता है। सुबह के टाइम जो भी हमें याद कराने वाला काम होता है वो हमें उसे मॉर्निंग में ही देना चाहिए। लर्निंग वर्क में आप उसी टाइम मत डिसाइड करिए, आप अपना सोच के रखिए कि आपको लर्निंग वर्क क्या देना है। आप उसको पढ़ाते टाइम जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप फिक्स कर दीजिए कि ये कल आपको लर्न करना है। ये नहीं कि आप उसी टाइम पे उसकी बुक्स छानने बैठे हैं कि आपको ये लर्न करने के लिए दूं। तो जो भी वर्क उन्हें हॉलीडे होमवर्क में मिला हुआ है लर्न करने का, या आप ही कोई भी वर्क उन्हें दे सकते हैं। जैसे आपने डिक्टेशन के वर्ड्स दे दिए, या उनका एक टेक्स्ट बनाया है किसी लेसन का, तो वो लेसन आपने लर्न करने के लिए दिया है। फिर लर्न करने के वर्क के बाद अगर बच्चा लर्न करता है, या उसने बहुत कम लर्न किया है, या उसने बिल्कुल भी नहीं किया, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर चढ़ जाएं डांटने के लिए, नहीं। आप उसको प्यार से समझाइए। आप लर्न करने के लिए आप उसे ज़्यादा टाइम दे दीजिए, आप दोबारा से वही वर्क रिपीट कर दीजिए नेक्स्ट डे। इस तरीके से बच्चा लर्न करने के लिए जो है वो डरेगा नहीं, और वो ज़रूर आपको लर्न करके दिखाएगा। फिर लर्न करने के वर्क के बाद आप उसका एक टाइम पीरियड बना दीजिए कि आपको इतने बजे टीवी देखना है, क्योंकि टीवी बच्चा ज़रूर देखेगा, क्योंकि लॉकडाउन है, हम सभी लोग घर में बोर हो जाते हैं। और क्योंकि लॉकडाउन चाहे था या नहीं, और अगर आगे भी फर्दर होता है तो बच्चा बोर हो जाएगा घर पे बैठकर, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे, वो बाहर नहीं जा रहे, वो कुछ नहीं कर सकते बाहर जाके, साइकिल नहीं चला सकते। तो एटलीस्ट अब वो टीवी तो देखेंगे ही, उनको टीवी देखने का भी एक टाइम बनाइए। टीवी देखने के बाद आप उन्हें लंच दे सकते हैं। लंच में आप उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दीजिए खाने के लिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो बच्चे बाहर का तो खा ही नहीं पा रहे। तो जैसे उनकी मनपसंद डिशेज़ हैं वो आप वीक में 1 या 2 बार तो उनको बना के दे ही सकते हैं। रेस्ट करने के लिए भी उनका एक टाइम बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम मैंने आपको इस टेबल पे दिखाया है आप वही टाइम बनाइए, आप उनका एक रेस्ट करने का टाइम बनाइए। खाना खा के थोड़ा जो है वो रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के बाद आफ्टरनून में उनको आप थोड़ा रीडिंग राइटिंग वर्क दे सकते हैं। अब रीडिंग राइटिंग वर्क क्या होगा ये सब अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अलावा आप उन्हें गेम्स का टाइमिंग या ड्राइंग करने का टाइमिंग भी दीजिएगा। फिर बात आती है किसी भी नए टॉपिक या नए चैप्टर की, जैसे अभी हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है, या हो सकता है स्कूल ओपन ही ना हो जुलाई के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा कोर्स हमें घर पे ही कराना है। हम ट्यूशन्स भी नहीं भेज सकते डर के मारे, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे अंदर इतना डर हो गया है कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। तो हम क्या करेंगे, हम न्यू टॉपिक्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आती हैं और कुछ हम भूल भी चुकी हैं जो हमने पढ़ी थी, और कुछ पेरेंट्स होंगे जो नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो उनकी बुक्स को उठा के थोड़ा सा देखें कि ये क्या टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा पहले से ही पढ़ के उनके बारे में उनको पढ़ा सकते हैं। वो किस तरीके से होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। बाकी शाम के वक्त जब आप बिज़ी हो जाते हैं खाना बनाने के लिए, तो उस टाइम पे आप उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दीजिए, या हॉलीडे होमवर्क आप दे सकते हैं कि आप अपना हॉलीडे होमवर्क ये वाला कंप्लीट करिए। या फिर आप कुछ ऐसी घर की एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे प्लांट्स पे पानी डालना है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो पौधों को पानी चाहिए शाम के टाइम भी और सुबह भी। तो ये सब घर के एक्स्ट्रा काम जो छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो सब आप बच्चों से करवा सकते हैं। अब बात आती है रीडिंग बुक्स की या राइटिंग की। रीडिंग बुक्स का मतलब, रीडिंग बुक्स का मीनिंग ये नहीं कि सिर्फ आप उन्हें उनकी कोर्स की किताबें ही पढ़ने के लिए बोले, नहीं। आप उन्हें स्टोरी की बुक्स दे सकते हैं। अगर स्टोरी बुक्स नहीं हैं घर पर, तो आप नेट से प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को स्टोरी की पेजेस दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चा जिस तरीके की स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो सब आप उनको नेट से प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा ये वाला काम आप तब कर सकते हैं जब आप किचन में बिजी हो। जैसे आप किचन में बिजी हो तो बच्चा अलग से बैठ के रीडिंग तो खुद भी कर सकता है। यहाँ तक की बात अगर राइटिंग की है तो बच्चा राइटिंग भी उसने खुद ने ही लिखनी है।
क्योंकि राइटिंग जो है उसे देख के ही करना है, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। और राइटिंग करने के लिए जो है आप उसे क्वेश्चन आंसर्स, जो उसके क्वेश्चन आंसर्स इनकम्प्लीट है या कोई रिटर्न वर्क आया है हॉलीडे का या फिर कुछ भी, अगर रिटर्न वर्क भी नहीं है कोई और आपके पास, तो आप उसको न्यूज़पेपर दे सकते हैं या फिर आप उसके आगे कोई भी बुक खोल के रख सकते हैं कि आपको ये राइटिंग करनी है। अब इसके कुछ फ़ायदे होंगे, क्योंकि अगर आप उनको बुक्स की रीडिंग कराएंगे तो उनकी वोकेबलरी अच्छी होगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, बच्चा वर्ड्स पढ़ना सीखेगा, उसको वर्ड्स पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब भी स्कूल कभी खुलेंगे तो जैसे टीचर्स लेसन की रीडिंग कराते हैं तो बच्चे लेसन्स को अच्छे से पढ़ेंगे। राइटिंग का क्या फ़ायदा होगा, अगर वो लोग राइटिंग करते हैं घर पे, उनकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी में। इसके अलावा उनका जो स्पीड है राइटिंग लिखने का, जैसे कुछ बच्चे जो हैं बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे वो पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, इससे पहले कि उनका पेपर पूरा हो उनसे पेपर छीन लिया जाता है, तो वो पछताते हैं कि अरे हम तो पूरा लिख ही नहीं पाए। तो उन बच्चों को खास कर आप इन दिनों में राइटिंग की स्पीड को बढ़वाइए। ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप जो है बच्चों को कुछ भी लेख लिखने के लिए, हिंदी के हो या फिर कोई इंग्लिश की राइटिंग हो, आप उन्हें दे सकते हैं। बच्चे की हिंदी की राइटिंग और इंग्लिश की राइटिंग दोनों ही मायने रखती है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट उसे पढ़ने हैं। तो इस तरह से रीडिंग राइटिंग का भी बहुत बेनिफिट है। तो रीडिंग और राइटिंग के काम जो है आप जब किचन में बिजी होते हैं तब दे सकते हैं। इसके अलावा बात आती है गेम्स और ड्राइंग की। अब गेम्स के टाइमिंग्स पे या ड्राइंग के टाइमिंग पे अगर बच्चा मान लो सपोज गेम खेलना चाहता है, तो ये नहीं कि आपने उसको फ़ोन पकड़ा दिया और आप अपने काम में लग गई 2-3 घंटे और बच्चे ने फ़ोन के अंदर 2 घंटे लगा दिए। नहीं, आप उसको बोलिए कि गेम खेलना है तो आप कुछ वैसा गेम खेल सकते हैं जो घर में अवेलेबल है। अगर वो उससे खेल खेल कर बोर हो चुका है तो आप उनको बोलिए वेस्ट मटेरियल से अपने लिए कोई नया गेम बनाए, जैसे अपना खुद का लूडो डिज़ाइन करे, जैसे कार्डबोर्ड के ऊपर वो एक लूडो पिक्चर बना सकता है कोई भी A4 शीट लेके और उसको उस पे पेस्ट कर सकता है, या फिर पेपर से या फिर फॉइल से वो बॉल्स बना सकते हैं। और खाली बॉक्सेस जो होते हैं, जैसे हम मैच बॉक्स होता है खाली, या फिर कोई कोरियर के जो बॉक्स आते हैं खाली हो जाते हैं, तो आप उन्हें सैनिटाइज करके अच्छे से उनको कुछ भी बनाने के लिए दे सकते हैं। चाहे वो उससे गुल्लक बनाए या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाए अपने लिए खेलने के लिए। छोटे बच्चे तो वैसे ही इतना पसंद करते हैं गुल्लक वगैरह बनाने के लिए कि उन्हें ये जो है टॉय बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के गेम्स या कोई भी वेस्ट मटेरियल यूज़ करके वो कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो आप उसे ड्राइंग करने का टाइम ज़रूर निकाल के दीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग करने से क्या होगा, उसके स्किल्स अच्छे होंगे। और इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, आप उन्हें कुछ वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें ड्राइंग के लिए कैसे फेस बनाते हैं, या एनिमल्स में वो इंटरेस्ट रखता है तो एनिमल्स की ड्राइंग बनवाइए। इस तरीके से आप उन्हें ड्राइंग की क्लासेस तो आप देने नहीं भेज सकते, तो आप यूट्यूब यूज़ करिए। यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है ड्राइंग बनाने के। तो इस तरीके से आप ड्राइंग भी करा सकते हैं घर पे बैठे बैठे। फिर बात आती है डिक्टेशन और टेस्ट की। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको मॉर्निंग में डिक्टेशन या फिर कुछ भी लर्न करने वाला काम देना है। अब लर्न करने वाला काम आप कैसे देंगे? सपोज ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश के वर्ड ही डिक्टेशन देनी है, नहीं, कुछ बच्चों की हिंदी भी वीक होती है। कुछ बच्चे क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम बहुत मिस्टेक्स करते हैं हिंदी में भी, और कुछ बच्चे इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी गलतियां हमेशा निकलती हैं। तो आपको देखना है कि ये कहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक करता है। जिस स्टेज में भी मिस्टेक ज़्यादा वो करता है, जिस सब्जेक्ट में वो मिस्टेक ज़्यादा करता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसे ओरली वर्क सुन भी सकते हैं डिक्टेशन में, और उससे लिखवा के भी देख सकते हैं। लिखवाना ज़्यादा बेटर है, उससे पता चलेगा कि इसको कितना आता है, वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। अब
डिक्टेशन की अंदर आपने सिर्फ इंग्लिश का ही डिक्टेशन नहीं लेना, आपको हिंदी के लेसन्स का, हिंदी में जैसे कठिन शब्द होते हैं, हर चैप्टर के नीचे कठिन शब्द होते हैं। इंग्लिश के अंदर भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं नीचे, और साइंस के चैप्टर्स के अंदर क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं, और बीच-बीच में भी कुछ नए डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं जो बच्चा रीड ही नहीं कर पाता। मैम के सामने जब भी उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है, उसे पढ़ना ही नहीं आता, तो उसे बहुत अजीब-सा फ़ील होता है। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप उसकी बुक में पहले से ही सर्कल करके रखिए कि इन चीज़ों का डिक्टेशन होना है, और आपको लर्न टाइम पर जो आपने सुबह बनाया है उस टाइमिंग पे आपको वो वर्ड उसे लर्न करने के लिए देने हैं। वो वर्ड जितनी जल्दी वो कर सकता है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको 30 वर्ड दिए या 20 वर्ड दिए तो उसने एक ही दिन में लर्न कर लिए। अगर वो उसको 2 दिन में लर्न कर रहा है तो इससे आप कोई वो नहीं करिए। ये नहीं कि आप उसको डांटने लगे, आप उसको 2 दिन का टाइम दीजिए, 3 दिन का टाइम दीजिए, और उसको किसी ना किसी चीज़ के लिए वो करिए कि अगर आप ये डिक्टेशन लर्न करोगे तो आपकी फेवरेट चीज़ ये वाली बनेगी। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है उसको और जल्दी लर्न कर लेगा। तो डिक्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। डिक्टेशन भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ हम टेस्ट भी बना के रख सकते हैं। जैसे हम रात को फ्री होते हैं तो हमने जिस बुक का भी, हिंदी का या इंग्लिश का या साइंस का हमें टेस्ट बनाना है, या हमें नेट पे भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, हम या बुक से ही हम क्वेश्चन पे टिक लगा के रख सकते हैं कि कल आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से डिक्टेशन और टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है बच्चे से करवाते रहना। डिक्टेशन और टेस्ट जितना अच्छा बच्चा करेगा धीरे धीरे उससे क्या होगा, एक तो एग्ज़ाम्स में गुड मार्क्स आएंगे, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि वो पहले से ही उस लेसन को लर्न कर लेंगे। दूसरा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि हाँ हम भी बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, हमारे भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे जब ये वाले डिक्टेशन घर हुए थे। तो इस तरह से डिक्टेशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर बात आती है न्यू टॉपिक या कोई भी नया लेसन। ये बहुत मेन चीज़ है। पेरेंट्स, जैसे कि हम कभी भी न्यू टॉपिक पढ़ाने बैठते हैं, कभी ना कभी तो आपको दिन में न्यू टॉपिक पढ़ाने का किसी एक पेरेंट को वो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। चाहे आप आधा घंटा निकालिए या 1 घंटा निकालिए। अब उस न्यू टॉपिक के टाइम पे आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि जो नया चैप्टर आपको पढ़ाना है आप उसी बच्चे के सामने उसी टाइम उस चैप्टर को लेके बैठे। अगर आपने ये कर लिया तो आप जो है कई बार आपको बहुत टाइम लग जाएगा खुद को पढ़ने में ही। आधा घंटा तो आपको खुद को समझने में ही लगेगा कि ये चैप्टर क्या है। तो आप क्या करिएगा, आप उस चैप्टर को फ्री टाइम में, जब आपका खुद का फ्री टाइम है, एक बार आप उसको ओवरव्यू ले लीजिए। आप जैसे हिंदी की कोई स्टोरी है या इंग्लिश की कोई स्टोरी है बुक में, तो आप उसको खुद ही पढ़िए फ्री टाइम में। थोड़ा बहुत आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर वो बच्चा 1 घंटा लगाता है उस स्टोरी को पढ़ने में, क्योंकि वो तो धीरे धीरे रीड करेगा, लेकिन अगर आप उसको 15 मिनट में पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको वो स्टोरी एक आइडिया हो जाएगा उस लेसन के बारे में। चाहे वो साइंस का टॉपिक है या वो इंग्लिश हिंदी का टॉपिक है या वो मैथ्स का टॉपिक है। मैथ्स का टॉपिक है तो मैथ्स की बुक में एग्जाम्पल्स होते हैं हर चैप्टर में। आपने 2 या 3 एग्जाम्पल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चैप्टर समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। तो उस चीज़ को पहले ही पढ़ने से क्या होगा, जब आप बच्चे के सामने बैठेंगे तो आपको उसकी पहले समरी बच्चे को बतानी होगी, एक ओवरव्यू देना होगा कि इस चैप्टर में हम ये करेंगे, ये चीज़ें हमने करनी है, और उसको आप इजीली समझा भी देंगे क्योंकि आपने वो चीज़ें पहले ही देख ली हैं, और बच्चा भी आराम से समझेगा और आपका टाइम भी कम लगेगा। दूसरा, आप कीवर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड जो बुक में होते हैं, इंग्लिश की बुक है या फिर हिंदी की बुक है या फिर साइंस की बुक है या और भी जो भी बुक्स हैं, उनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं पीछे, डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेशंस का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप उनको डेफिनेशन या डिफ़िकल्ट वर्ड बैक एक्सरसाइज लर्न कराते हैं, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जब भी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट होंगी तो आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से ही कवर करे जाते हैं क्योंकि एक एक लाइन वाले आंसर हमें लिखने होते हैं
और बैक एक्सरसाइज में भी जो फिलअप्स होते हैं उनके थ्रू बच्चा जो है आराम से अच्छे नंबर ले सकता है, क्योंकि सारा जो पेपर वो कवर होता है वो यहाँ ही से ही कवर होता है। क्योंकि अगर वो बच्चा लेंथी पेपर भी देगा, कभी भी स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन भी दे रहा है, तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनमें जो भी डेफिनेशंस होती हैं बुक के अंदर, तो वही चीज़ें एग्ज़ाम्स में आती हैं। और आप जब उस लेसन की समरी पहले पढ़ चुके होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये डेफिनेशन इस लेसन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इस लेसन के टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए आप उनको कीवर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी करवाइएगा, बजाय कि आप लाइन बाय लाइन पूरा लेसन रीड कर रहे हैं। फिर आती है चीज़ अकॉर्डिंग टू सिलेबस या मार्क्स अकॉर्डिंग। सबके पास एक सिलेबस होता है बच्चों के पास, और जो भी सिलेबस होता है उसमें हर चैप्टर को कई बार मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करा होता है, या फिर सब्जेक्ट वाइज हर चैप्टर में कि किस चैप्टर से डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं या कौन सा चैप्टर जो है ऑरली सुना जाएगा, वो सब उसमें मेंशन होता है। तो अगर आप सिलेबस लेके बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का है या ये चीज़ सिलेबस में आ रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वो कोई चीज़ डिटेल में उसको पढ़ा दी और वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको सिलेबस को ज़रूर ध्यान में रखना है। और सिलेबस नहीं मिलता अगर आपको घर पे, तो आप लास्ट ईयर का सिलेबस भी देखकर हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से जो है सिलेबस को बनाया गया है, हर टॉपिक्स के लास्ट ईयर क्या सिलेबस थे, तो उससे मिलता जुलता ही सिलेबस होता है, नेक्स्ट ईयर थोड़ा बहुत ही अपडेट होता है। उससे क्या होगा, आप बच्चे का कंसंट्रेशन जो है मेन चीज़ों पे ही फोकस कराएंगे और बच्चा आराम से अच्छे से उस चीज़ को कवर कर लेगा। फिर बात आती है लेसन एक्टिविटीज़ की। लेसन एक्टिविटीज़ का मीनिंग हो गया, जैसे लेसन कोई भी उसने पढ़ा, जैसे सपोज छोटे बच्चे हैं वो अब प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म जो चैप्टर हैं वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको एक छोटी सी A4 शीट पे या आप उनको चार्ट टाइप शीट देके आप उन पे ड्रॉ करवा सकते हैं एक्टिविटीज़ को। या साइंस के चैप्टर है तो आप उनके जियो बनवा सकते हैं, डायग्राम्स बनवा सकते हैं, या फिर बच्चा किसी भी चीज़ से घर से कोई भी यूज़ करके कोई भी सामान को अगर वो डायग्राम बना सकता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल, तो आप इस तरीके की चीज़ें ज़रूर करवाइए। उससे क्या होगा कि बच्चे को बर्डन नहीं लगेगा, उसको मज़ा आएगा पढ़ने में, उसका दिमाग थोड़ा क्रिएटिव भी होगा, उसको ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ काम जो है अलग से कर रहा हूँ, कि मैंने ये चीज़ खुद बनाई है, तो वो बच्चे मोटिवेट भी होंगे। अगर वो अच्छा नहीं भी बना रहे तो आप उनको इस तरह से मत बोलिए कि ये बहुत बेकार बना है, आप उनको हमेशा उनको बढ़ावा दीजिए। उनको जो है इस तरीके से उनसे बताइए कि जैसे आपने ये चीज़ ठीक नहीं करी, आप और अच्छा कर सकते थे, तो इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें थी, अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और बच्चों को आप इसी अकॉर्डिंग आप पढ़ाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न टाइम टेबल बनाएं, नहीं, ये चीज़ें आपको एक अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएंगे तो आपको बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना बहुत ईजी हो जाएगा, और इन सब चीज़ों के थ्रू बच्चे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और आपको लगेगा ही नहीं कि बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे, या आप बच्चों के साथ जो है आपको लग रहा है कि बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कहना नहीं मानते। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप डेफिनेटली देखना बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आपका कहना भी मानेंगे, डिक्टेशन भी देंगे, आपको टेस्ट भी देंगे, और वो भी बहुत अच्छा करके। तो पेरेंट्स बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कोई नई चीज़ आपको बताने जाऊंगी, तो बस तब तक के लिए बाय।